अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू कॉलम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खरर। चलें जी, आज का कॉलम शुरू करते हैं। बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले इस धमाके ने दुनिया भर के सामने लातदार सवालात खड़े कर दिए हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि 17 साला सिविल वार ने लबनान की माशियत को इतना तबाह नहीं किया होगा जिस कदर दूर रस और तबाहकुन असरात इस धमाके से मरतब होंगे। बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि चंद सौ अफराद की जानें गई हैं, चंद हज़ार अफराद ज़ख्मी हुए हैं और चंद किलोमीटर के इलाके की इमारत तबाह हुई हैं। इससे कई गुना ज़्यादा तबाही तो 2006 में आई थी, जब हिज़्बुल्लाह और इसराइल में जंग हुई थी। हिज़्बुल्लाह तो अपने ठिकानों में महफूज व मामून रही, लेकिन इसराइल ने पूरा बैरूत राख का ढेर बना दिया। उस पर 34 रोज़ा जंग के बाद बैरूत के शहरियों ने इसे दोबारा तमीर कर लिया था, लेकिन इस दफ़ा बुरान से निकलना मुश्किल है। पहली बुनियादी वजह यह है कि लबनान दुनिया का वो वैध मुल्क है जो बरौन मुल्क आबाद लबनानियों की भेजी हुई रकूम पर चलता है। इस वक्त अंदाज़न 47 लाख लबनानी अपने मुल्क में रहते हैं और 1 करोड़ 80 लाख बरौन मुल्क किस्मत आजमाई करके रकूम कर भेजते हैं, जो लबनान की GDP का 17% है। बरौनी मुल्क से आने वाली इस कदर रकूम के बावजूद भी लबनान बदतरीन कर्ज़ों की लपेट में है। लबनान में गल्ला नहीं होता क्योंकि सब तो मुल्क छोड़ गए, फसलें कौन उगाए, इसलिए गल्ला बाहर से मंगवाना पड़ता है। धमाके के करीब ही खुराक का गोदाम था जिसमें लबनान का 85% गल्ला पड़ा हुआ था, जो जल कर राख हो गया। इसके अलावा गल्ले के गोदाम के साथ अमोनियम नाइट्रेट की मौजूदगी में भी पुरअसरारियत है। रूस की कंपनी का जहाज़ MV रोसेस 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लेकर मोज़म्बिक जा रहा था कि कुछ माली मुश्किलात की वजह से बैरूत की बंदरगाह पर रुक गया। बैरूत के कस्टम डायरेक्टर बदरी दार का कहना है कि बार बार इस जहाज़ को वहाँ से जाने के लिए कहा गया, लेकिन ये वहाँ से टस से मस ना हुआ। ये एक तैरता हुआ बम था। कस्टम के अफसरान ने अदालत को लिखा कि इस अमोनियम नाइट्रेट के जहाज़ को जहाँ से किसी महफूज जगह शिफ्ट किया जाए या किसी और मुल्क में जाने की इजाज़त दी जाए ताकि ये बंदरगाह महफूज हो जाए। जज की अदालत में रूसी मालकान भी जा पहुँचे और फिर जैसे अदालतों में होता है, मामला लटकता गया। सामान उठाकर बंदरगाह के गोदाम में रख दिया गया ताकि पोर्ट की बर्थ खाली हो सके, और ये मटीरियल गोदाम में 6 साल से पड़ा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट दरअसल खाद बनाने का काम आता है, लेकिन अपनी आतशगिरी और आतशज़दगी की सलाहियत की वजह से बम्बों में भी इस्तेमाल होता है। इसे बड़ी प्लानिंग से निशाना बनाया गया, जिससे एक तो 85% गला जलकर राख हो गया और दूसरा जो एक बंदरगाह थी वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई। यानी अब गंदम मंगवाने के लिए समुद्री रास्ते मसदूद हो गए। लबनान में गल्ला अब सिर्फ 2 ममालिक की बंदरगाहों के रास्ते आ सकता है, एक इसराइल और दूसरा शाम। किस कदर सफाई से ये खेल खेला गया कि वो लबनानी हुकूमत जो पहले ही माशी बदहाली की बदतरीन मिसाल थी, इसे दोनों मुल्कों से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। धमाके से पहले लबनानी माशियत का आलम यह था कि लबनान के बेशतर इलाकों में सिर्फ 3 घंटे बिजली आती थी। सिर्फ इस एक माह में लबनानी करेंसी की कीमत 60% गिरी। रोटी की पूरे मुल्क में शदीद किल्लत थी क्योंकि हुकूमत के पास बाहर से गंदम मंगवाने के लिए ज़र मुबादला ही नहीं था। फेसबुक अकाउंट्स ऐसे इश्तिहारों से भरे हुए थे जिनमें लोग खुराक के लिए घर का सामान बेच रहे थे। मुश्किलात के इस आलम में हुकूमत IMF के दरवाज़े पर भीख मांगने के लिए खड़ी थी और धमाका हो गया। आज से 14 साल पहले 2006 की तबाही के बाद तमाम अरब ममालिक ने लबनान की मदद की थी और सिर्फ चंद माह में बैरूत दोबारा रोशनी का मरकज़ बन गया था। लेकिन इस तमीर नौ के बाद बैरूत को बदतरीन फ़िरका वाराना बदमाशी का शिकार कर दिया गया। यूँ लगता है जैसे पूरे लबनान को हिज़्बुल्लाह ने अमन कायम करने के नाम पर यरगमाल बना लिया हो। इन दिनों हिज़्बुल्लाह लबनान में बैठकर शाम और इराक़ में लड़ाई लड़ती है और नतीजे में लबनान का गरीब मुल्क शाम और इराक़ से आए 14 लाख महाजरों को पालता है। गुज़श्ता एक दहाई में हिज़्बुल्लाह के जांबाजों ने इसराइल का तो एक भी सिपाही जन्म रसीद नहीं किया, लेकिन शाम और इराक़ में मुसलमानों के गले ज़रूर काटे हैं। यही वजह है कि आज 14 साल बाद कोई एक अरब मुल्क भी
لبنان کی ویسی مدد کرنے کو تیار نہیں جیسی انہوں نے 2006 میں کی تھی۔ یہ ہے وہ بدترین بحران جس میں لبنان اس وقت گرفتار ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مسقط اور بحرین اور دیگر ممالک ایک ایسے ملک کی مدد کو تیار نہیں جو حزب اللہ کا یرغمال ہو۔ دوسری جانب بدقسمتی دیکھیے کہ اس لبنان میں ایران کا اسلحہ تو دھڑا دھڑ برسوں سے آ رہا ہے، لیکن دھماکے کے بعد ایران سے جو جہاز آئے ہیں ان میں زیادہ تر زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں اور تھوڑی سی خوراک تھی، جو لبنان کے مسئلے کا حل نہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی ہمدردی کا ٹویٹ تو موجود ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ ایران تو خود اپنی ضروریات کے لیے غلہ باہر سے منگواتا ہے، اور ایران شام کی بندرگاہ لتاکیہ سے غلہ بھجوا تو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس غلے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ لبنان حکومت کے پاس تو سرمایہ نہیں ہے اور اس کا حلیف ایران کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عرب ممالک خاموش تماشائی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 2006 میں انہوں نے لبنان کو جو امداد دی تھی اس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ یمن سے لے کر قطیف تک ہر جگہ فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکا کر پورے خطے میں آگ لگا دی گئی۔ یہ ہے وہ المیہ جس کا شکار بلاد شام کا یہ ملک بنا ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے 12 اکتوبر 1187 میں بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے سے لے کر 1920 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک 623 سال بلاد شام کے مسلمانوں کی عظمت، سربلندی اور سرفرازی کے سال تھے، لیکن یوں لگتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زوال اور یروشلم میں یہودیوں کی واپسی سے اس دور فتن کا جو آغاز ہو چکا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق اس کا مرکزی مقام بلاد شام ہوگا۔ یہ علاقہ آخری بڑی جنگ میں امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، لیکن اس سے پہلے شام ہی وہ خطہ ہے جس نے امام مہدی کے خلاف منظم ہونا ہے۔ اس خطے سے ایک لشکر برآمد ہوگا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیانی کا لشکر بتایا ہے۔ روایات کے مطابق صفیانی بلاد شام کا حاکم ہوگا، جو ابتدا میں بہت متقی پرہیزگار ہوگا، یہاں تک کہ اس کے نام کا خطبہ مسجدوں میں پڑھایا جائے گا۔ پھر وہ ظلم پر اتر آئے گا اور مسلمانوں پر بدترین ظلم ڈھائے گا، یعنی بلاد شام کے ان تینوں ممالک میں کوئی ایسا رہنما مسلط کیا جائے گا جو بظاہر نیک اور پرہیزگار نظر آتا ہوگا، لیکن جب اسے حضرت امام مہدی کی خانہ کعبہ میں بیعت کا علم ہوگا تو وہ ان سے مقابلے کے لیے مکہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مسترق فیض القدیر قرطبی حدیث میں امام مہدی کی پہچان کی دیگر علامتوں میں اصلی بنیادی اور سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ان کے مقابلے میں شام سے آنے والے صفیانی کے اس لشکر کو اللہ تعالیٰ بیدہ کے مقام پر زمین میں دنسا دے گا۔ بخاری مسلم۔ اس لشکر کے دنسنے تک شام خون رنگ ہے، اس لیے کہ یہاں سے امام مہدی کے مخالف لشکر نے منظم ہونا ہے۔ یہ سب قتل و غارت اسی لشکر کے انتظام کے لیے جاری ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا کالم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔